13 अगस्त को अंग्रेजों का नया कमांडर इन चीफ सर कोलिन कैंपबेल कलकत्ता पहुंचा था। उस तारीख से 27 अक्टूबर तक वह आंग्ल सेनापति हिंदुस्तान देश को विद्रोहियों के हाथों से फिर जीत लेने को शीघ्र ही शुरू होने वाली मुहिम की जंगी तैयारी कर रहा था। मद्रास, सिलोन और चीन जाने वाली अंग्रेजी सेना जैसे जैसे कलकत्ता में उतरने लगी, वैसे वैसे उसका यथोचित विभाजन करने, कासिम बाजार की सशस्त्र शाला में नई तोपें ढालने और सशस्त्र रसद, रण, वस्त्र, सैन्य वाहन आदि की सब ओर से यथासंभव उत्तम व्यवस्था में वह 2 माह लगाकर अगली मुहिम की तैयारी में लगा ही था कि उस पर कोलिन को हैवलॉक और ऑट्रम के अपने ही जाल में बंद हो जाने का समाचार मिला। तब उस ऐसे लखनऊ शहर का झगड़ा मुझे ही निपटाना चाहिए, इस निश्चय से उसने 27 अक्टूबर को स्वयं ही कूच किया। इसी समय कर्नल वॉवेल और कैप्टन विलियम पील की अधीनता में नेवल ब्रिगेड नामक एक नौसेना तैयार कर उसने जलमार्ग से इलाहाबाद की ओर भेज दी थी। कलकत्ता से इलाहाबाद, कानपुर तक जो राजमार्ग फैला हुए थे, उन रास्तों के आजू बाजू विद्रोहियों की छोटी छोटी टोलियां अंग्रेजी सेना का बहुत त्रास दे रही थी। वे टोलियां इकट्ठी ही जाती तो उनसे लड़ाई लड़ना अंग्रेजों को संभव था, पर कुंवर सिंह की प्रशिक्षण में तैयार पांडे लोगों की सेना अंग्रेजी सेना के चारों ओर मंडराते हुए लड़ाई के अवसर टालती हुई अपने अस्तित्व की सूचना अचानक आक्रमण के सिवाय अंग्रेजों को किसी भी अन्य प्रकार से न देते हुए उस पूरे प्रांत में छापामार पद्धति का हुड़दंग मचाई थी। उन लोगों से निपटना आसान नहीं था। ऐसी ही एक विद्रोही टुकड़ी को काजवा नदी से भगा देने के प्रयास में उस नौसेना का नायक पॉवेल मारा गया। पॉवेल जैसे आंगल वीर का उषण रक्त जिस दिन पांडे लोगों की तलवार पी रही थी, उसी दिन कमांडर इन चीफ कानपुर आ पहुंचा। विद्रोही टोलियों ने रास्ते कैसे रोक रखे थे, उसका भयंकर अनुभव कानपुर पहुंचने के पहले स्वयं कमांडर इन चीफ को हो गया था। कोलिन एक गाड़ी से इलाहाबाद से कानपुर जा रहा था। अंग्रेजों को वाहनों की यद्यपि बहुत कठिनाई हो रही थी और उनका कमांडर इन चीफ एक मामूली गाड़ी में बैठकर कानपुर की ओर जा रहा था। उसी समय उस रास्ते से जाने वाली विद्रोहियों की एक टुकड़ी हाथी पर बैठ शान से जा रही थी। उनके पास 25 घुड़सवार भी थे। सर कोलिन के साथ सेना आदि कुछ भी नहीं थी। उसका गाड़ीवान घाटी के पास आया तो बाजू के रास्ते से विद्रोहियों की टोली उसी छोर पर आकर उसे मिली। उस गाड़ी में क्या माल भरा है, यह पांडे लोगों को पता न लगने से यद्यपि उनका ध्यान उस पर नहीं गया, परंतु उस गाड़ी के माल के प्राण सूख गए। हिंदुस्तान फिर से जीतने के लिए कानपुर की ओर जाने वाली कमांडर इन चीफ अपने सामने उन दैत्य विद्रोहियों को अचानक भैरव की तरह प्रकट होते देख आगे का रास्ता छोड़कर पीछे के रास्ते भाग खड़ा हुआ। एक क्षण की देरी होती तो शिकार हाथ लग जाता, या फिर वह गाड़ी वाला केवल उंगली का निर्देश उन विद्रोहियों को कर देता तो जो हजारों वीरों के रण कौशल से भी बलि न चढ़ता, व अंग्रेजों का कमांडर इन चीफ तत्काल कैद कराने का सौभाग्य उस गाड़ीवान को मिलने वाला था। एक क्षण का अंतर था, नहीं तो सर कोलिन अंग्रेजों के कमांडर इन चीफ को विद्रोही कैद कर लेते और अपने स्वदेशी कमांडर नाना साहेब या कुंवर सिंह के सामने या एकदम यम के सामने प्रस्तुत कर देते। इस अनिष्ट से छूटते ही सर कोलिन नवंबर की 3 तारीख को कानपुर आ पहुंचा। उसके पहले ही ब्रिगेडियर ग्रेट के अधीन सेना एकत्रित कर ली गई थी। दिल्ली के आसपास एक प्रदेश के विद्रोहियों को सफाया करते करते दिल्ली के घेरे से खाली हुई सेना के साथ ग्रेट हेड नीचे उतरकर वहीं आ पहुंचा। दिल्ली गिर जाने के बाद उसके आसपास के प्रदेश में शांति स्थापित करते उस ग्रेट हेड ने इलाहाबाद के नील का गर्व परिहार करने में जो शूरता दिखाई थी, वह अप्रितम और अनुपमेय है। विद्रोह होने के बाद से नवंबर माह तक वह प्रदेश विद्रोहियों के कब्जे में ही रहा था, पर इस प्रदेश के वासियों को उन्होंने इतना कम त्रास दिया था कि स्वयं अंग्रेज कमांडर इन चीफ अपनी पुस्तक में लिखता है,
लोग निश्चिंत और पूर्णतः निरपराध रूप में अपना कृषि कार्य करते थे। क्रांतिकारियों ने कहीं भी जनता को आवश्यकता से अधिक कष्ट नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने संपूर्ण प्रांत में बलात् तो कहीं भी कुछ नहीं किया। केवल अपनी सेना के लिए आवश्यक रसद प्राप्त करने से अधिक अत्याचार विद्रोहियों ने नहीं किया था। क्रांति युद्ध के भयंकर प्रलय में भी हर वर्ष की तरह ही खेती विस्तार से की गई थी, जो स्वदेश के स्वयंसेवकों को शोभा दे। ऐसे ही व्यवहार से पांडे लोगों ने अपने प्रदेश की रक्षा की थी, पर गुलामी के संचालकों की तरह स्वतंत्रता के लिए प्रेरित उस देश को कुचलने को निकले अंग्रेजों ने उसे बेचारे कर डाला था, और वह सब शांति के लिए गांव-गांव के जलाते हुए, जो भी तगड़ा जवान मिले उसे फांसी पर चढ़ाते हुए, आकाशवासी पंछियों से भी अधिक बेरहमी से ग्रामवासियों को मारते हुए ग्रेट हेड की सेना दिल्ली से कानपुर आ पहुंची। तब उसे नौसेना को और अन्य बड़ी सेना को इकट्ठा कर ब्रिगेडियर ग्रेट गंगा नदी उतरने लगा। हे गंगा मैया, लखनऊ को मुक्त करने के लिए तेरे किनारे आई अंग्रेजी सेना की गिनती तूने की है, और हे माननी अवध, तू इस अंग्रेज सेना से डरकर अंधियारे कमरे में बंद अंग्रेज सत्ता को मुक्त कर रही है या नहीं। ब्रिगेडियर ग्रेट के अधीन 5000 गोरी सेना थी। उसके साथ ही सैकड़ों ऊंट और लखनऊ की सेना के लिए काफी रसद भी ली हुई थी। ग्रेट की इस सेना के आलमबाग तक मारधाड़ करते पहुंच जाने की बात समझते ही सर कोलिन ने कानपुर की ओर से गंगा नदी पार की। पीछे अपनी पीठ सुरक्षित रहे, इसीलिए उसने चुनी हुई यूरोपियन और सिख सेना तोपों के साथ कानपुर में रखी थी, और उसका अधिकारी यूरोप खंड के अनेक युद्धों के नामवर जनरल विडहम को बनाया। गंगा पार करके 9 नवंबर को कोलिन आलमबाग पहुंचकर अपनी सेना से मिला। आलमबाग की सेना का बारीकी से निरीक्षण कर उसके अलग अलग भागों को एक अमेध्य व्यूह रचना में पिरोकर तारीख 14 को लखनऊ शहर पर अंग्रेजी सेना को भयानक हमला करने का आदेश दिया गया। लखनऊ की रेसिडेंसी में समाचार पहुंचाने और संग्राम की कूटनीति तय करने के लिए कन्हेनाव नामक एक साहसी अंग्रेज ने अपना मुंह काला कर शरीर पर नेटिव कपड़े पहन एक नेटिव को साथ लेकर विद्रोहियों के पहरे के बावजूद रात के समय जाकर कोलिन और ऑट्रम के संदेश एक दूसरे को पहले ही दे दिए थे। लखनऊ की रेसिडेंसी और आलमबाग की गोरी छावनी में हर किसी को 14 नवंबर कब उदय होता है इसका इंतजार था। अपनी सेना के साथ हैवलॉक और ऑट्रम शत्रु को बाहर की ओर दबाते रेसिडेंसी से निकलेंगे और बाहर की ओर से सर कोलिन रेसिडेंसी की ओर दबाते ले जाएंगे। इस समय अंग्रेजी में उनके अधिकतर नावर योद्धा और सेनापति जमा हो गए थे। हैवलॉक, ऑट्रम, नौसेना का पील, ग्रेट हेड, दिल्ली का हडसन, ब्रिगेडियर होप ग्रांट, आयर, स्वयं कमांडर इन चीफ सर कोलिन कैंपबेल, ताज़ा दम यूरोपियन हाईलैंडर्स घेरे के कालमुख से बाहर कूदने में बहुत निडर, किसी भी साहस के गले मिलने के लिए आतुर ऑट्रम के यूरोपियन राजनिष्ठ पंजाबी जवान और उन पंजाबियों से अधिक राजनिष्ठ दिल्ली में मातृभूमि के रक्त से सनी तलवारें धारण करने वाले सिख। ऐसी यह अंग्रेजी सेना 14 नवंबर को लखनऊ शहर की ओर चली। वह सारा दिन विद्रोहियों और अंग्रेजी की छीना छपटी में गया और शाम के समय अंग्रेजी सेना दिलखुश बाग तक शहर जीतती चली गई। वहां रात गुजारने की इच्छा से सर कोलिन ने डेरा डाला। उस रात भी विद्रोहियों के छुटपुट हमले बीच बीच में चालू ही थे, तब भी अंग्रेजी सेना ने उसकी परवाह ना करते हुए वहीं रात गुजारी। दूसरे दिन कोलिन ने अपनी सेना को फिर एक बार व्यूहबद्ध किया और तारीख 16 को लखनऊ जंगी हमला करने का आदेश दिया। आदेश पाते ही अंग्रेजी सेना उछलकर सिकंदर बाग पर टूट पड़ी। शहर के इस भाग तक अंग्रेजी सेना को विद्रोहियों ने कोई उल्लेखनीय बाधा खड़ी नहीं की, परंतु इस सिकंदर बाग पर कोई ऐसा वीर नियुक्त था जिसने उस बाग में युद्ध का भयंकर खेल रचा।